हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां चीन ने भारत भूटान सीमा पर बसाया नया शहर। जी हां, स्कूल अस्पताल बना, लोगों को बसने के लिए ललचा रहा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां एलओसी पर भारतीय सेना को बड़ी सफलता, खूंखार आतंकी कमांडर बशीर सहयोगी समेत हुआ ढेर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर कनाडा की इस मंत्री ने मोदी सरकार को दे डाली बड़ी धमकी। साथ ही साथ बताएंगे उत्तराखंड सुरंग हादसे पर अमेरिकी सांसद ने भी दे दिया बड़ा बयान। बताएंगे क्या कहा दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने भारत भूटान सीमा पर बसाया नया शहर, स्कूल अस्पताल बना, लोगों को बसने के लिए ललचा रहा। जी हाँ, चीन ने भारत भूटान सीमा के नजदीक तिब्बत में एक गांव को शहर में अपग्रेड कर दिया है। इस नए शहर ने चीन समेत पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पश्चिम में भूटान और दक्षिण में भारत की सीमा से लगा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये शहर 1962 की युद्ध के दौरान भी चर्चा में था। उस वक्त गाँव रहे इस जगह पर चीनी सेना ने अपनी भारी भरकम सैन्य टुकड़ी की तैनाती की थी। हाल में चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस शहर की एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में एक कतार में बनी नई इमारतें दिखाई दे रही हैं। चीन इसे ग्रामीण क्षेत्रों के पुनरुद्धार के तौर पर प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये सीमाई क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा विकास की एक चाल है। चीन इससे दिखाना चाहता है कि वो सीमा से लगे क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। चीन ने भारत भूटान सीमा पर जिस गाँव को अपग्रेड कर शहर बनाया है उसका नाम लेबुगो है। ये कोना के दक्षिण में स्थित एक जगह है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि ये 1962 की लड़ाई में भारत के खिलाफ चीनी हमले का एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र था। तिब्बत सैन्य कमांड के तत्कालीन कमांडर जनरल झांग गोहुआ की फ्रंट लाइन कमांड पोस्ट की साइट अभी तक संरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत भूटान सीमा पर ये नया स्कूल बसा करके, नए शहर को बसा करके दोस्तों अस्पताल को बना करके लोगों को ललचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत के भी लोग इस चीन के स्कूल या अस्पताल में जाएं, जिससे कि धीरे धीरे बात जब पुरानी हो जाएगी तो वो उस बॉर्डर वाले इलाके को भी चाइना अपना बताने लगेगा और वहां पर भी कब्जा कर लेगा। और ये सबसे बड़ी चाल चीन की है। अब ऐसे में भारतीय सेना हर तरीके से अलर्ट में आ चुकी है। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एलओसी पर भारतीय सेना को बहुत बड़ी सफलता, खूंखार आतंकी कमांडर बशीर सहयोगी समेत हुआ ढेर। बता दें, जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में एलओसी पर भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उरी सेक्टर में ऑपरेशन काली शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ एक बड़ी आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद मलिक के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी उसका सहयोगी था। सेना के अधिकारियों के अनुसार उरी सेक्टर में एलओसी के पार आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में खास जानकारी उन्हें मिली थी। इसके लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन 15 नवंबर तड़के शुरू कर दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर इस इलाके में काउंटर इंटेलिजेंस और सर्विलांस ग्रिड को मजबूत किया गया। साथ ही एलओसी के इस सेक्टर में तैनाती बढ़ा दी गई। ऑपरेशन के दौरान मौसम भी काफी खराब था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद आतंकवादियों पर गोलीबारी की गई। आतंकियों ने भी गोलीबारी का जवाब दिया। इस दौरान मुठभेड़ में आतंकी और उसका सहयोगी मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों के पास से 2AK सीरीज की राइफलें, 2 पिस्तौल, 4 चीनी हथगोले, दवाओं के साथ गोला बारूद, खाने पीने का सामान, 2630 पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान राष्ट्रीय पहचान पत्र मिले हैं। इसमें एलओसी पर भारतीय सेना को वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इससे आगे आतंकियों का पता लगाया जा सकता है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ने कश्मीरी पंडित का किया अंतिम संस्कार, पूरे रीति रिवाज कर निभाया इंसानियत का धर्म। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में धर्म के भेद भावना की बजाय इंसानियत का धर्म निभाते हुए कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कश्मीरी पंडित का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मामला जम्मू कश्मीर के पंपोर शहर का है, जहां परसों शाम कश्मीरी पंडित अशोक वांगू की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पड़ोसियों में अशोक वांगू को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने अशोक वांगू का शव जम्मू ले जाने के बजाय वहीं दाह करने का फैसला कर दिया। मृतक अशोक कुमार वांगू है। वांगू के निधन की खबर मिलते ही मोहल्ले और आसपास के इलाके के लोग एकत्रित हो गए। सभी
ने मिलकर वांगू के अंतिम संस्कार की तैयारी करने में एक दूसरे की मदद की। सभी समुदाय के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा दोस्तों वहाँ के लोगों ने बताया है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि यही तो इंसानियत होनी चाहिए, हर किसी में तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा की मोदी सरकार को बहुत बड़ी धमकी, कहा निज्जर हत्याकांड में जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती भारत के साथ वार्ता नहीं करेंगे। जी हां, निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत से पंगा लेने वाला कनाडा अब धमकी देने पर उतर गया है। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनर्जी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं करती, भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू नहीं होगी। मैरी एनर्जी ने यह धमकी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान दी। उनके इस बयान के ठीक पहले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिटेन में कहा कि कनाडा ने भारत को निज्जर हत्याकांड से जुड़ा कोई भी सबूत अब तक साझा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत निज्जर हत्याकांड की जांच को लेकर तैयार है, लेकिन पहले कनाडा को सबूत साझा करना ही होगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर एक पत्रकार के सवाल कि क्या भारत और कनाडा व्यापार वार्ता फिर से शुरू करेंगे, इसका जवाब देते हुए कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी एनर्जी ने कहा, अभी कनाडा का ध्यान जांच के काम को आगे बढ़ने पर है। आपने मुझे और सरकार को इस बारे में बात करते हुए सुना है कि जांच होना कितना महत्वपूर्ण है। ये देखते हुए कि हमने कनाडा की धरती पर एक कनाडाई को मार डाला था, तो हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, निज्जर हत्याकांड पर खालिस्तान के गढ़ में जयशंकर जी की दो टूक, कहा कनाडा ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया है, कृपया करके सबूत दे, हम जांच करेंगे। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खालिस्तानियों के गढ़ कहे जाने वाले ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर कनाडा को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका के कनाडा के आरोपों पर जांच से भारत ने इनकार नहीं किया, लेकिन भारत चाहता है कि कनाडा अपने आरोपों के संबंध में भारत को सबूत मुहैया कराए। जयशंकर ने यह टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार लियोनेल बार्बर के साथ यहाँ हाउ ए बिलियन पीपल सी द वर्ल्ड शीर्षक वाले कार्यक्रम में बातचीत के दौरान की। निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद ब्रिटेन में भी खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की भी कोशिश हुई। जयशंकर जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, अगर आपके पास इस प्रकार के आरोप लगाने के कारण है तो कृपया करके सबूत साझा कीजिए, क्योंकि हम जांच से तो इनकार नहीं कर रहे। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां हमारी सीमा पर लड़ाई पसंद नहीं, इसे रोक लो। जी हाँ, चिंतित भारत की म्यांमार को दो टुक बता दें। म्यांमार में जुंटा विरोधी समूह और सेना के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई भीषण हो चुकी है। भारत इस लड़ाई को लेकर बेहद चिंतित है। भारत ने गुरुवार को म्यांमार के जुंटा विरोधी समूह और सरकारी दलों के बीच लड़ाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये लड़ाई भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से लगती देश की सीमा के करीब चल रही है। इसके परिणाम स्वरूप म्यांमार के नागरिकों को मिजोरम में शरण लेनी पड़ी है। भारत ने हिंसा को रोकने और बातचीत करने पर जोर दिया है। जुंटा विरोधी समूहों के बढ़ते हमले के कारण विद्रोही सेनानियों ने मिजोरम की सीमा के पास प्रमुख शहरों, सैन्य ठिकानों और व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठन चीन नेशनल आर्मी ने अपने देश की सेना के साथ युद्ध में सीमावर्ती शहर री खावदार पर पूर्ण नियंत्रण लिया है। CNN ने चीन राज्य के फलम टाउनशिप में स्थित एक उपनगर री खावदार पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करते हुए भारत म्यांमार सीमा पर अपना झंडा फहराया है। बता दें कि री खावदार भारत म्यांमार के बीच केवल दो आधिकारिक भूमि सीमा बिंदुओं में से एक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पड़ोसी देश में हालिया लड़ाई पर सवालों के जवाब देते हुए नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम म्यांमार में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी के लिए अपना आह्वान दोहराते हैं। जी हाँ, बता दो कि म्यांमार के चीन राज्य में भीषण लड़ाई के चलते हवाई हमलों के बाद मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 2000 लोग भारत आए। 3 दिन पहले मिजोरम के चम्फाई जिले के उपायुक्त जेम्स लाल रिंग छन्ना ने PTI को बताया था कि म्यांमार में सत्तारूढ़ जुंटा समर्थित सुरक्षा बलों और मिलिशिया समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स के बीच रविवार शाम को भीषण गोलीबारी हुई। ताल रिंचना ने कहा कि चीन के खाव मावी, रिह खावदार और पड़ोसी गांवों के 2000 से अधिक लोग गोलीबारी के कारण भारत आ चुके हैं और चम्फाई जिले के जोखावथर में शरण लिया है। जी हाँ, ऐसे में भारत ने क्लियर कह दिया है कि हमारी सीमा पर लड़ाई हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको रोक लो। जी हाँ, अभी भारत ने दोस्तों प्यार से ही म्यांमार को समझाने की कोशिश की है, यानी कि शरणार्थियों की संख्या बढ़ी तो भारत का आया तगड़ा वाला रिएक्शन म्यांमार को लेकर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो खा रहे थे खाना की अचानक घुसाए प्रदर्शनकारी, रेस्टोरेंट छोड़कर भागना पड़ गया। जी हाँ, भारत विरोधी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अपने ही देश में बुरा हाल है। लोग ट्रूडो को उनके मुंह पर ही कोसने से पीछे नहीं हट रहे। कुछ दिनों पहले ट्रूडो को एक कनाडाई व्यक्ति
व्यक्ति बड़ा काफिला लेकर घूमने यूक्रेन को करोड़ों डॉलर की मदद देने को लेकर उनके सामने की जमकर खरी खोटी सुनाई थी। अब वैंकूवर में तो प्रदर्शनकारियों के एक पूरे समूह ने जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट में ही खदेड़ दिया। हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए 100 पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ट्रूडो वैंकूवर के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हो गई। उन्होंने रेस्टोरेंट में घुसकर इजराइल गाजा युद्ध पर कनाडा के रुख पर जबरदस्त नाराजगी दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रूडो के सामने नारेबाजी कर उनके डिनर को बाधित कर दिया। मामले को बढ़ता देख 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और पीएम ट्रूडो को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान ट्रूडो के खिलाफ आपको शर्म आनी चाहिए और आप नरसंहार के लिए फंडिंग कर रहे हैं जैसे नारे भी लगाए। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में जस्टिन ट्रूडो जब टोरंटो के मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, उस समय भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी। जी हाँ, अब वैसे में आपको बता दें कि नेतन्याहू ने जस्टिन ट्रूडो के बात का दिया करारा जवाब। जिस प्रकार से भारत और चीन के बाद ट्रूडो ने इजराइल से पंगा लिया, उसके बाद नेतन्याहू ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को दिया है करारा जवाब। भारत और चीन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल से पंगा लिया। एक बार फिर ट्रूडो की टिप्पणी से देश में हंगामा मच गया। इस बार ट्रूडो को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। 14 नवंबर को कनाडाई पीएम ने गाजा पट्टी में महिलाओं और बच्चों के समर्थन में आवाज उठाई थी। ऐसे में नेतन्याहू ने इस बात का करारा जवाब देते हुए कहा कि ये हमास नहीं है जो जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू ने जस्टिन ट्रूडो को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि हमास को दोहरा युद्ध अपराध करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये हमास है, इजराइल नहीं, जिसे दोहरे युद्ध अपराध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये हमारा नहीं, हमास का काम है जो नागरिकों के पीछे छिपकर नागरिकों को निशाना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां गाजा के संसद भवन को इजरायली सेना ने उड़ा डाला। जी हाँ, फलस्तीन आतंकी हमास और इजराइल के बीच लड़ाई 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पर कंट्रोल कर लिया है। सोमवार को इजरायली सेना ने गाजा में स्थित संसद भवन पर कब्जा किया था। बुधवार को आई रिपोर्ट के अनुसार संसद भवन को बम से उड़ा दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां भारतीय हवाई योद्धा तेजस ने दुबई एयर शो में प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा। अल तारीख लगने से बनेगा महाशक्तिशाली। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट LCA तेजस और भी घातक होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत में बने इस लड़ाकू जेट के साथ अल तारीख को भी जोड़ा जाएगा। अल तारीख LR सटीक युद्ध सामग्री किटों के अल तारीख फैमिली का हिस्सा है। ये अपनी टेक्नोलॉजी के चलते पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करता है। इसे खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी खूबी ये है कि ये हवा में भी अपनी दिशा बदल सकता है। तेजस के साथ अल तारीख को जोड़ने की घोषणा दुबई एयर शो के मौके पर की गई थी। इसको लेकर साल की शुरुआत में अल तारीख और भारतीय एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य लंबी दूरी के सटीक हथियार की पेशकश करने के अपने अभियान के हिस्से के रूप में तेजस और अल तारीख यानी LRPGM को एकीकृत करना है। HAL के तेजस LCA पर AL तारीख के LRPGM का संपूर्ण एकीकरण 2024 की तीसरी तिमाही में पूरी होने की उम्मीद है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें जहां रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा चीन को लेकर। चीन कर रहा मछली पकड़ने वाले मजदूरों श्रमिकों का जमकर शोषण। जी हाँ, दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले लगभग 500 औद्योगिक पोतों पर श्रमिकों की हालत दयनीय पाई गई है। इसमें मजदूरों से खतरनाक काम कराने, बंधुआ मजदूरी कराने तथा कभी कभी उन्हें गुलाम की तरह रखने जैसी स्थिति पाई गई है। ये बात एक नई रिपोर्ट में कही गई है। इसमें कहा गया है कि पारदर्शिता और नियामक निरीक्षण की कमी के कारण समुद्र में दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लंदन में बैठकर दबाई पाकिस्तान की दुखती रग। कह दी ऐसी बात लग जाएगी तगड़ी मिर्ची। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लंदन में बैठकर इस्लामाबाद को 1971 की याद दिला दी। 1971 की जंग पाकिस्तान के कलेजे में लगा वो नासूर है जिसे पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाया है। दरअसल लंदन में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से आयोजित एक चर्चा में जयशंकर ने वैश्विक मामलों में लगातार भारत का पक्ष रखा। इसी दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि 1971 युद्ध के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। किसी आम इंसान के लिए कोई खास दिन या तारीख खराब हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उसके कैलेंडर में 1971 का वो साल एक ऐसी याद के रूप में दर्ज है जिसे वो कभी भी याद नहीं रखना चाहता। दरअसल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना था। पाकिस्तान को आज
भी इस बात की कसक है कि भारत की वजह से ये विभाजन हुआ था। ऐसे में इस तरह जयशंकर ने पाकिस्तान के 1971 वाले जख्मों को फिर से कुरेद दिया। इसी आयोजन में जयशंकर ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि जो तब पाकिस्तान का गरीब हिस्सा था उसने बाद में आर्थिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 1947 से 1971 तक यानी करीब 24 साल तक बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ थे। तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि 1971 के बाद से पाकिस्तान लगातार विदेशी कर्ज के जाल में फंसने की वजह से कई सालों से कटोरा लेकर डॉलर मांगने के लिए मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं जहां बांग्लादेश से जुड़ी खबर। चुनाव टालने और पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीएनपी। विपक्षी दल ने 48 घंटे की हड़ताल बुलाई। जी हाँ, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के संकेत हैं। पिछले दिनों विपक्षी दलों के प्रदर्शन और ढाका में हिंसा के बीच ताजा घटनाक्रम में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। देश के विपक्षी राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 7 जनवरी के आम चुनाव को रद्द करने की मांग की है। गुरुवार को 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर बीएनपी ने दावा किया है कि इसका मकसद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार को सत्ता में लाना है। बता दें कि जीत हासिल करने के बाद शेख हसीना सीधे चौथा कार्यकाल हासिल करने की दहलीज पर है। अगली खबर की बात करें जहां कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर भारतीय दूतावास। नियमित कामकाज बाधित करने की धमकी। जी हां, कनाडा के वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक शिविर दौरान खालिस्तान समर्थक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन किया और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों को बाधित करने की धमकी दी है। वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास ने यह काउंसलर शिविर ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्स फोर्ड में खालिस्तान दीवान सोसाइटी का गुरुद्वारा में भारत सरकार के पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयोजित किया गया था। इस बीच प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा के बाहर जमा हो गए और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा बाहर निकालना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि जहां भी भारतीय अधिकारी जाएंगे खालिस्तान समर्थक उन्हें जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेंगे। सिक्स फॉर जस्टिस जनरल काउंसिल गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा कि खालिस्तान समर्थक सिख भारतीय राजनयिकों को चुनौती देने जा रहे हैं क्योंकि वे सामुदायिक कार्यक्रमों की आड़ में जासूसी नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां अमेरिकी युद्धपोत और इजरायली बमबारी से खौफ में ईरान हमास को दूर से ही जोड़े हाथ युद्ध में शामिल होने से कर दिया इनकार। जी हां, ईरान और हमास के करीबी संबंध दुनिया के किसी देश से छिपे हुए नहीं हैं। हर मुश्किल मौकों पर ईरान हमास के लड़ाकों को आर्थिक मदद से लेकर हथियार तक मुहैया करवाता रहा है, लेकिन अब उसने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल इसके पीछे अमेरिका द्वारा ईरान के पास मिसाइलों से लैस युद्धपोत को भेजना भी बताया जा रहा है, जिससे संभावना है कि ईरान डर गया हो। इसके अलावा एक वजह इजराइल द्वारा गाजा में की जा रही भयंकर बमबारी भी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये से कहा था कि तेहरान को 7 अक्टूबर के विनाशकारी आतंकवादी हमले की जानकारी ईरान को पहले से नहीं दी थी, इसीलिए वो इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा। 3 वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में राइटर्स ने बताया कि खामेनेई ने हानिये से कहा था कि ईरान हमास को राजनीतिक समर्थन तो देगा लेकिन वो लड़ाई में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा ईरानी नेता ने कथित तौर पर हानिये से हमास में उन आवाजों को चुप कराने के लिए भी कहा था जो ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी समूह हिजबुल्लाह को पूरी ताकत से इजराइल के खिलाफ युद्ध में सीधे शामिल होने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को बताया आतंकी देश। नेतन्याहू ने कहा हमें ना पढ़ाए नैतिकता का पाठ। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा। उन्होंने जर्मनी दौरे से पहले इजराइल को आतंकी देश बताया है। बुधवार 15 नवंबर को गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के दाखिल होने के लेकर एर्दोगन ने कहा कि यह मानवीय इतिहास का सबसे क्रूर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ये सब पश्चिम देशों की मदद के सहारे कर रहा है। रेसेप तैयब एर्दोगन ने फिर से एक बार अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसने 2006 में गाजा का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा मैं साफ साफ कहता हूं कि इजराइल एक आतंकी देश है और जब हम इजराइल को गाजा पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और निंदा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें उसके किसका साथ मिल रहा है। अगली खबर की बात करें जहां जयशंकर जी ने बंद कर दी पूरी दुनिया की बोलती। रशिया से तेल खरीद कर हमने दुनिया को बड़ी मुसीबत से बचाया, भारत को कहें थैंक यू। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को लंदन में विल्टन पार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर उन्होंने कई अहम मसलों समेत एक बार फिर रशिया से तेल खरीद पर करारा जवाब दिया। जयशंकर ने साफ तौर
पर कहा कि भारत ने रूस से जो तेल खरीदा उससे दुनिया को भी फायदा हुआ है। जयशंकर ने साफ कर दिया है उन दुश्मन देशों को जो भारत की बुराई कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने साफ करते हुए कहा, अगर भारत यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से तेल नहीं खरीदा तो फिर तेल के बाजार इनबैलेंस्ड हो जाते, यानी अस्थिर हो सकते थे और दुनिया में महंगाई बढ़ सकती थी। ऐसे में भारत की रणनीति ने तेल और गैस बाजारों को स्थिर करके महंगाई को रोकने में मदद की है। ऐसे में भारत की आलोचना के बजाय दुनिया को भारत का थैंक यू कहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच को देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया में होगी भिड़ंत। बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। विश्व कप का यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब यह सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वनडे विश्व कप का फाइनल देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अहमदाबाद में आईसीसी विश्व कप फाइनल में भाग लेने के लिए तैयार हैं। भारत का ये फाइनल मैच कई मायनों में यादगार होने वाला है। रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि पीएम मोदी के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद में मौजूद रहेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1 लाख से भी ज्यादा है। यही वजह है कि विश्व कप का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में शेड्यूल किया गया है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये वर्ल्ड कप तो भारत की टीम ही जीतेगी, इंडियन क्रिकेट टीम ही जीतेगी, तो कमेंट में ऑल द बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां सिर दर्द, उल्टी, उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 110 घंटे बीते, बिगड़ रही मजदूरों की तबीयत, एक्शन मोड में आ गए डॉक्टर्स। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सुरंग यानी टनल में हुए हादसे को करीब 110 घंटे का समय बीत चुका है। घटना स्थल के बाहर बाकी के मजदूर, साथी और परिजन के सब्र का बांध टूट रहा है। देहरादून से दिल्ली तक अधिकारियों की हाई लेवल बैठक भी जारी है। देशवासियों की जुबान पर प्रार्थना है, लेकिन वे 40 मजदूर जो अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने धैर्य बनाए रखा है। हालांकि मजदूरों को सिर दर्द और उल्टी की शिकायतें होने से दिक्कत हो रही है। दोस्तों सुरंग के बाहर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने वहां पर तैनात डॉक्टर्स को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंदर फंसे लोगों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखा जाए। उत्तरकाशी के सीएमओ आरसीएस पवार ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि अंदर फंसे कुछ लोगों ने सिर दर्द और मिचली आने की समस्या बताई है। उनकी मदद के लिए ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, ड्राई फ्रूट्स, जरूरी दवाओं को 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है। लटके हुए चेहरे, आंखों में उदासी, उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर बिगड़ रही तबीयत, बाहर भी अटकी है सांसें। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यह मुद्दा सिर्फ अब इंडिया के अंदर ही नहीं फैल रहा है दोस्तों, पूरे दुनिया में फैल चुका है। उत्तराखंड सुरंग हादसे पर अमेरिकी सांसद ने कहा यह सिर्फ भारत का संकट नहीं, पूरा विश्व इस पर ध्यान दे। जी हाँ, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसैड से भारत के उत्तराखंड राज्य में सुरंग में फंसे 40 कर्मचारियों को बचाने के लिए जारी अभियान में तत्काल सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। थानेदार ने कहा कि भारत के साथ गहरे संबंध रखने वाले व्यक्ति के रूप में मैं ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करता हूं कि अमेरिका जरूरत के इस समय में कदम उठाए। जी हां दोस्तों, आपको इस खबर पर यह भी बता दें अपडेट की स्थानीय लोगों ने सबसे बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बौख नाग जो देवता हैं, उनकी नाराजगी से हुआ है ये हादसा। जी हां, कुछ समय पहले इनके मंदिर को सुरंग बनाने के समय दोस्तों तोड़ दिया गया था। कुछ दिन पहले निर्माण कंपनी ने उनके मंदिर को तोड़ा था दिवाली से कुछ दिन पहले। ऐसे में उस इलाके के लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके के जो देवता है वो बौख नाग जी है और उनके जिस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया है वो गुस्से में और उनकी वजह से ये हादसा हुआ है। बहरहाल अगली खबर की बात करें जहां राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा देश में कोरोना फैल रहा था और प्रधानमंत्री थाली बजवा रहे थे। जी हां, राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रदेश में डेरा डाल दिया है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अपनी पार्टी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने राजस्थान के 3 शहरों को टारगेट किया। इन 3 शहरों में उनकी सभाएं हैं। इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला शामिल है। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको राजस्थान में कौन जीतेगा? क्या बीजेपी की सरकार बन पाएगी राजस्थान में? हां या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक